नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा शो मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, मैं अवधेश। सत्याग्रह में आपको उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक हलचल और बड़ी खबर दिखाएंगे। और चलिए करते हैं शुरुआत सत्याग्रह की, जहां मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। डिंपल यादव को फिर से सांसद बनाने और नेताजी की विरासत को बचाने के लिए अखिलेश यादव खुद प्रचार के लिए उतरे हैं। मिशन मैनपुरी में अखिलेश यादव और डिंपल यादव किश्ती विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की, जिसमें अखिलेश डिंपल के साथ साथ रामगोपाल यादव के अलावा धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। जहां कार्यकर्ताओं से चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट सपा के पक्ष में कराने को लेकर मंत्र दिया गया। ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये मेरा चुनाव नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का चुनाव है। हर एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का जो यहाँ उपस्थित है, ये उनका चुनाव है। वहीं अखिलेश यादव ने भी कार्यकर्ताओं से नेताजी के नाम पर ज्यादा वोटिंग की अपील की। इस बार जब वोट डाले तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के हिमाचल साइड पे डालने का काम करना। विरासत वाली मैनपुरी में डिंपल यादव ने नेताजी के रिश्ते को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और यही वजह है कि मैनपुरी के किले को बचाने के लिए अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सभा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मैनपुरी में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वो फपक कर रो पड़े। दरअसल भाषण के दौरान मुलायम सिंह यादव को जिक्र आते ही धर्मेंद्र यादव भावुक हो गए। मैनपुरी के आवास विकास पार्क में आयोजित सम्मेलन को जब पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान नेताजी को याद कर भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए, गला रुंध गया। ये देख सपा कार्यकर्ताओं ने नेताजी अमर रहे के नारे लगाने शुरू कर दिए। धर्मेंद्र यादव ने भाजपा के प्रत्याशी रघुराज शाक्य पर निशाना साधते हुए उन्होंने भाजपा को चुनौती दी और शाक्य को नेताजी के नाम पर ढोंग करने वाला बताया। चुनाव का सवाल, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं जैसा होता रहा है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जो मैनपुरी के लोगों के जज्बात हैं, रिश्ते हैं नेताजी के साथ, उन रिश्तों की बुनियाद को और मजबूत करने का। मैनपुरी की जनता को वोट के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव जीतने के लिए पूरा सैफई परिवार ताकत झोंक रहा है। मैनपुरी की महाभारत में जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा और भाजपा नेता आमने सामने हैं। दरअसल करहल में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा और सपा में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैनपुरी की जनता इस बार सपा के पालतू अपराधियों को सबक सिखाएगी। इस तरह के बहुत ही महत्वहीन बयान, एक गरिमा से हटके बयान और संसदीय भाषा का प्रयोग करना इनके चाल, चरित्र और व्यवहार में रहा है। आपको बता दें कि करहल में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य पर विवादित बयान दिया था। क्योंकि जब पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर तलवार चली है तो उसमें शाक्य समाज के नौजवान उससे बची हुई है। करहल में ही समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम को लेकर भी विवादित बयान दिया, जिसके बाद से विरोधियों के निशाने पर हैं। सीडीएससीओ की एक रिपोर्ट में उत्तराखंड में दवा बनाने वाली कंपनियों को लेकर एक बड़ा सच सामने आया है। उत्तराखंड में फार्मा कंपनियों ने मानकों की धज्जियां उड़ा दी। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन यानी कि सीडीएससीओ ने अक्टूबर में देश भर की तमाम फार्मा कंपनियों की दवाओं के सैंपल लिए थे, जिसमें से उत्तराखंड की सबसे अधिक 11 फार्मा कंपनियों की 11 दवाइयों के सैंपल मानकों के अनुसार फेल हुए हैं। इन दवाओं में बुखार, एंटीबायोटिक, दर्द, उल्टी और विटामिन की दवाइयां शामिल हैं। दरअसल सीडीएससीओ ने देश भर से 1280 सैंपल लिए। 1230 दवा मानकों के अनुरूप पाई गई। 50 दवाइयां मानकों पर खरीद नहीं उतर पाई। 50 दवा सैंपलों में 11 दवा उत्तराखंड में बनी। उत्तराखंड के औषधि नियंत्रक तेजबीर सिंह ने इस पूरे मामले पर अलग ही तर्क दिया है। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए दवाएं भी सबसे ज्यादा यहाँ से बनती है। हर स्टेट आगे सैंपल की दवाएं उठाता है
और वो दवा किस स्थिति में फेल हुई है, ऐसे में फेल हुई है, सब स्टैंडर्ड या डिजिटल में फेल हुई है, वो देखना पड़ता है एक बार। इस मामले पर स्वास्थ्य सचिव ने एफडीए एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अधिकारियों के साथ मीटिंग में ही तमतमा गए और सख्त हिदायत देने के बाद मीटिंग छोड़कर चले गए। हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, कामकाज का फीडबैक ले रहे थे। सभी अधिकारी बैठक में पहुंचे तो जरूर, लेकिन बिना तैयारी के। लिहाजा मीटिंग में मंत्री जी का पारा चढ़ गया। गणेश जोशी बैठक को बीच में छोड़कर निकल गए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि अगली बार बैठक में पूरी तैयारी से वो नहीं आए तो सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों द्वारा जो जवाब दिए गए, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। अधिकारी पूरी तैयारी के साथ नहीं आए, इसलिए मैंने अधिकारी से कहा है कि आप चाहे मुझसे टाइम ले लीजिएगा, लेकिन अगली बार आए तो मुझे संतोषजनक जवाब चाहिए। इसलिए बैठक को हमने फिलहाल स्थगित कर दिया है, क्योंकि जो भी योजनाएं चाहे केंद्र की हों, जो चाहे प्रदेश की हों, अधिकारियों के पास उसकी जानकारी उनकी टिप्स में होनी चाहिए। इनको ये नहीं पता कि किस ब्लॉक में कितना काम हो गया। दरअसल उत्तराखंड सरकार की ओर से मंत्रियों को निर्देश है कि वो राज्य के हर जिले में प्रवास कर जनता को होने वाली समस्याओं का निदान करें। इस बाबत मंत्री गणेश जोशी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर बद्रीनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। दिन के 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो गए और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का समापन हो गया। इस दौरान भव्य रूप से बद्रीनाथ मंदिर का फूलों से श्रृंगार किया गया था। इस साल बद्रीनाथ धाम में 17 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इस बार कोविड काल के बाद से यहाँ पर जो बद्रीनाथ और केदारनाथ गंगोत्री में जो श्रद्धालु थे, उनके आने की संख्या में काफी ज्यादा देखा गया है, क्योंकि कोविड काल के चलते जो यात्री थे इस बार नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार काफी यात्री आए। अगर सिर्फ बद्रीनाथ की बात करें तो 17 लाख यात्रियों ने यहाँ पे दर्शन किए हैं। बता दें कि इस धाम के कपाट 8 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। श्री बद्रीनाथ धाम से पहले श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर को बंद हो गए थे, जबकि श्री गंगोत्री धाम के कपाट 21 अक्टूबर और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट 27 अक्टूबर को बंद हो गए थे। खतौली विधानसभा उपचुनाव में बदलते दिन के साथ ही जुबानी जंग तेज होती जा रही है। मंत्री संजीव बालियान के बाद अब कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने भी रालोद प्रत्याशी मदन भैया पर निशाना साधा है। संजीव बालियान ने कहा कि वो जमाने गए जब बाहुबल के नाम पर वोट लिए जाते थे। हाँ, बाहुबली प्रत्याशी की जो आप बात कर रहे हैं, वो जमाने लद गए जब कोई बाहुबल के नाम पे लोगों को डरा धमका के वोट लेता था। ये योगी सरकार है, बड़े बड़े बाहुबल बिल में घुस गए। बाहुबली वाली छवि को लेकर मदन भैया पर भाजपा हमलावर है, तो वहीं अब रालोद प्रत्याशी मदन भैया ने भी कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान पर पलटवार किया। का मतलब केवल ये है कि केवल बाहुबल नेताओं में मिले, केवल बाहुबल ये बीजेपी के नेताओं में मिले। अरे हम चाहते हैं कुपोषण खत्म हो, अच्छा पोषण मिले, अच्छा दूध दही मिले लोगों को। एक तरफ तो रालोद और सपा गठबंधन प्रत्याशी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को भुना रहे हैं, तो वहीं अब भाजपा बाहुबली वाली छवि को लेकर मदन भैया पर कोई हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ रही। मदन भैया पर बाहरी का ठप्पा लगाया जा रहा है। उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को एक करने वाले काशी तमिल संगमम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ कर दिया। ये समारोह 1 महीने तक चलेगा। पीएम ने रिमोट के जरिए काशी तमिल संगमम का आगाज किया। इसका मकसद 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ज्ञान केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुरानी कड़ियों को फिर से तलाशना और उनका उत्सव मनाना है। इस दौरान तमिलनाडु से आए हजारों यात्री काशी तमिल संगमम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि तमिल की विरासत को बचाना भी है, उसे समृद्ध भी करना है। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की वीरताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है, और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल समेत 13 भाषा में लिखी गई धार्मिक पुस्तक का विमोचन किया। एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। काशी और तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में इस फिलॉसफी को हम साक्षात देख सकते हैं। 19 नवंबर से शुरू हुआ ये संगमम 16 दिसंबर यानी कि 1 महीने तक चलेगा।
और देखिए भाजपा को 1 महीने तक चलने वाले इस तमिल संगमम की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। दरअसल काशी में तमिल संगमम के जरिए भाजपा एक तीर से कई निशाने साधने जा रही है। तमिल संगमम से अब तमिलनाडु में भाजपा की मौजूदगी बढ़ेगी, साथ ही भाजपा के बारे में तमिल लोगों में चर्चा होगी। ऐसे में भाजपा दक्षिण राज्यों खासकर तमिलनाडु में राजनीतिक तौर पर मजबूत होगी। इस तरह से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी और तमिल लोगों के बीच भाजपा को लेकर भ्रम टूटेगा। नाराजगी दूर होगी तो सत्ता में आने का सपना भी पूरा हो सकता है। भाजपा की इस प्लानिंग को मूर्त रूप देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हैं, जिसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी काशी तमिल संगमम पुनः आयोजित करके सुब्रमण्यम भारती जी को सही श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे में बहुत हद तक साफ है कि भाजपा का काशी तमिल संगमम उत्तर से दक्षिण को साधने का एक बड़ा मास्टर प्लान माना जा सकता है। और अगर ये मास्टर प्लान सफल हुआ तो भाजपा के लिए 24 की राह न सिर्फ आसान होगी, भाजपा से दूर रहने वाला दक्षिण का हिस्सा भी कनेक्ट होकर पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। उत्तर प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गोंडा जिले में वायरल फीवर से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है और डेंगू के 123 मरीज पहुंच चुके हैं। मलेरिया के 13 मरीज पॉजिटिव हैं, जिनका स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में इलाज चल रहा है। लखनऊ के अलग अलग अस्पतालों में 300 से ज्यादा डेंगू के मरीज भर्ती हैं। तो कानपुर में शुक्रवार में 65 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। सुल्तानपुर में 255 बीमार लोगों की जांच में 26 डेंगू के मरीज मिले हैं। तो गोरखपुर में भी डेंगू का कहर जारी है, यहाँ मरीजों की संख्या बढ़कर 237 हो गई है। बुलंदशहर में भी डेंगू के मरीजों की संख्या 183 पहुँच गई है। कोविड हॉस्पिटल जो था उसको डेडिकेटेड डेंगू हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया है कि यदि इमरजेंसी पड़ती है और केसेस बढ़ते हैं तो हम पेशेंट्स को वहां पर रखेंगे। शासन से लेकर नगर निगम तक डेंगू की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ राजधानी समेत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं और डेंगू की रोकथाम मामले में सरकार से नाराजगी जताई है। प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल सपा ने भी सरकार पर हमला बोला है और डेंगू के बढ़ते प्रकोप को सरकार की नाकामी बताया है। और उत्तर प्रदेश के बाद अब देखते हैं कि देश में कहां-कहां पर चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। बिल्कुल, और चलिए बात करते हैं आगे। और तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के मसाज का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी विरोधियों के निशाने पर आ गई है। जेल में मसाज का वीडियो सामने आने पर भाजपा ने केजरीवाल सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन मसाज कराते हुए दिख रहे हैं। मसाज की वीडियो में सत्येंद्र जैन पर बेड पर लेटे हुए दिख रहे हैं और कई दस्तावेज भी देख रहे हैं। इस दौरान एक शख्स उनके पैर की मसाज करता दिखाई दे रहा है। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल सरकार सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। एक कैदी और एक आरोपी, उसको मसाज दिया जाएगा और इसीलिए हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बाहर निकलो, बताओ ये मसाज क्यों दिया जा रहा है। भाजपा के आरोपों पर मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया। मनीष सिसोदिया का कहना है कि भाजपा बीमारी का मजाक बनाकर घटिया राजनीति कर रही है। किसी के इलाज को, किसी की बीमारी को इस तरह की घटिया हरकत करना, उसके इलाज के वीडियो जारी करके इस तरह की घटिया हरकत करना, ऐसा बीजेपी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। वहीं इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने ईडी के अवमानना का नोटिस जारी किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।